हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जया सर और आज मैं मैट्रिक जो बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित होती है उसके जो भी परीक्षार्थी हैं जो इस साल परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रत्येक विषय का अपना एक मॉडल सेट जारी किया है। तो उस मॉडल सेट के कड़ी में हमने मैथमेटिक्स के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। एक वीडियो में ग्रुप ए के कुल 100 क्वेश्चन हैं, दूसरे वीडियो में ग्रुप बी से जो 2 मार्क्स के 30 क्वेश्चन हैं उसको अपलोड किया गया है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप सी से जो 8 क्वेश्चंस है 5-5 नंबर का उसको मैं बताने वाला हूं। लेकिन हाँ, एक चीज आप जान लीजिए, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वह पूरे के पूरे आपको एग्जामिनेशन में नहीं करने हैं। यानी ग्रुप ए से अगर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें से केवल आपको 50 क्वेश्चन करना है। ग्रुप बी में 15 जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स के, उसमें से आपको 15 करने हैं। और अभी मैं आपको ग्रुप सी का 5 मार्क्स का 8 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। इसमें से आपको बोर्ड की परीक्षा में इस ग्रुप से कुल 4 ही प्रश्न करने हैं। आपके पास एक विकल्प मिल गया कि आप 8 में से केवल 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। आपके पास समय होगा 3 घंटे 15 मिनट। उस 3 घंटे 15 मिनट में आपको 50 MCQ करना है, 15 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं और 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन करने हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आप एडजस्ट कर लेंगे। ये नहीं कि हम केवल क्वेश्चन पढ़ते रहें और उसी में उलझ के रह जाएं और हमारा कुछ क्वेश्चन छूट जाए। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और ग्रुप ए और ग्रुप बी का वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन टच करके पहले आप ग्रुप ए का यानी MCQ का 100 क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप ग्रुप बी का जो 30 क्वेश्चन है उसको भी देखिए और अभी इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। मैं पूरे 8 के 8 प्रश्न आपको बताने वाला हूं। क्योंकि ये मॉडल सेट बोर्ड ने खुद जारी किया है इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए काफी उपयोगी है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बोर्ड की परीक्षा में इसमें से कई क्वेश्चन आ जाएं, इसलिए वीडियो आपको अपलोड स्किप नहीं करना है। पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और परीक्षा की अपनी तैयारी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 31 जो है वह क्या है। ये ग्रुप सी है, 5 into 4 मार्क्स लिखा हुआ है, यानी इस 8 में से आपको केवल 4 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो 31 जो क्वेश्चन है वह है पहला क्वेश्चन तीसरे चैप्टर से है। तीसरा चैप्टर आप पढ़े होंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से हर साल एक ग्राफीय विधि से क्वेश्चन पूछा जाता है। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन ग्राफ से पूछा जाएगा और यही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अदला बदली हो सकता है लेकिन ग्राफ से एक क्वेश्चन आएगा ही। तो यदि आपको क्वेश्चन हल करने आता है तो कोई भी नंबर इधर उधर करे आप बना ही लेंगे। तो ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। और एक चीज ध्यान में रखना है कि जो भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं उसमें अगर कहता है कि ग्राफीय विधि से हल करें तभी आप ग्राफीय विधि से हल करेंगे, अन्यथा आपके पास जो बीजगणितीय विधि है जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि, तो उससे आप हल कर सकते हैं। तो यहां है 5x - 3y - 7 बराबर 0। दूसरा समीकरण है x + 4y - 6 बराबर 0। तो इसको आप 1 कर दीजिए इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। आप दोनों इक्वेशन से आप टेबल तैयार कीजिए और उसका ग्राफ खींचिए। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, दिया हुआ है 5x - 3y - 7 = 0। तो इससे हमारा हो जाएगा -3y = 5x, इधर आएगा तो -5x, ये आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, -3x को इधर भेजते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, -5x + 7 डिवाइडेड बाई -3। माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर देंगे तो +5x - 7 डिवाइडेड बाई 3। अब इससे एक चार्ट तैयार हम करेंगे। इससे हम क्या करेंगे, एक चार्ट तैयार करेंगे। हम x और y प्रत्येक के 3-3 वैल्यू निकालेंगे। x y, अब देखिए यहां हम x का ऐसा वैल्यू रखें
कि उसको 5 से गुना कर उसमें से 7 को हम घटाएं और 3 से भाग दें तो एक हमारा जो वैल्यू आएगा वो y का आएगा। तो अब बारी बारी से यहाँ रखिए, जैसे हम 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 माइनस 7 माइनस 2/3, जिसका ग्राफ खींचने में आपको परेशानी होगी। 2 रखिए, x का वैल्यू कितना रखिए 2, तो यहाँ अगर आप 2 रखते हैं तो 5 2 जा 10 माइनस 7 3 हो जाएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। फिर आप क्या कीजिए, यहाँ 3 रखते हैं 4 5 रखिए तो ये हो जाएगा 50 25 में से 7 घटेगा आपका 18 6 आ जाएगा। कुछ माइनस में भी रख सकते हैं आप, -1 रखते हैं तो -5 -7 -12 3 चौके 12 माइनस में आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 से जो हमारा वैल्यू निकला हुआ 2 1 5 6 -1 -4, उसी तरह हम समीकरण 2 से वैल्यू निकालेंगे। किससे निकालेंगे? 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 2 से निकालेंगे तो क्या होगा, 2 में है x + 4y - 6 बराबर 0, तो इससे हमारा 4y बराबर हो जाएगा 6 - x, ये 6 उधर जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये x उधर जाएगा माइनस, y बराबर हो जाएगा 6 - x बट 4। अब यहां भी हम क्या करेंगे, एक चार्ट तैयार करेंगे इससे, यहां भी हम x और y के 3 वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ हम x का वैल्यू रखते हैं, सपोज कीजिए 0, तो 0 रखेंगे तो 5/4 हो जाएगा। 6/4 1 रखेंगे तो 5/4, 2 रखते हैं, x का वैल्यू 2 तो 6 - 2 4 हो जाएगा और 4 से डिवाइड करेंगे 1। फिर अगर हम 3 रखते हैं तो नहीं होगा, 4 5 6 रखते हैं तो 6 रखेंगे तो 6 - 6 0 हो जाएगा, तो 0/4 हमारा क्या हो जाएगा 0। उसी तरह माइनस में कुछ रखते हैं, -2 रखते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 6 और 2 8 में 4 से भाग देंगे 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम x और y के 3 जोड़े वैल्यू निकाले, समीकरण 1 से भी और समीकरण 2 से भी। अब आइए इसका आलेख आप कैसे खींचेंगे। तो देखिए ध्यान रखना है कि x वाले में आपका वैल्यू मैक्सिमम दोनों में 6 तक है और y में भी मैक्सिमम वैल्यू 6 तक है। तो आपको पता है, जैसे ये ग्राफ पेज है सपोज कीजिए, तो इसके बीच में एक x एक्सिस खींचिए। x में पॉजिटिव की डायरेक्शन में 6 है, निगेटिव में -2 ही है, तो दाहिने थोड़ा ज्यादा जगह लेंगे। उसी तरह से y में भी पॉजिटिव में 6 है और निगेटिव में -4 है, तो थोड़ा सा हम इधर कम भी जगह लेंगे तो काम चलेगा, ये ध्यान रखना है। परीक्षा हॉल में जो बोर्ड के द्वारा कॉपी आपको दी जाती है, उस कॉपी के अंतिम पेज पे ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ रहता है, ग्राफ पेज उसको बोलते हैं। आप ग्राफ वाला वर्क उसी पेज पर करेंगे, और हाँ, ये आप जो चार्ट है या कैलकुलेशन जो किए हैं, इसको उसके पीछे वाले पेज पर करना है। ये काम आप पेन से करेंगे और ग्राफ वाले पेज पर आप पेन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये आपका है x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस, तो ऊपर में देते हैं y, नीचे में देते हैं y'। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इस लाइन पर आप या इस लाइन पर बराबर संख्या के लिए बराबर दूरी का ही यूज करेंगे। दूरी को अगर हम कम बेस कर देंगे तो फिर हमारा ग्राफ जो होगा वह बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये हमारा 0 हो गया ओरिजिन, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा ग्राफ पेज पर 10 छोटे छोटे बॉक्स के बाद एक मोटे लाइन होते हैं, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। वहाँ 1, फिर अगले मोटे लाइन पे 2, फिर अगले मोटे लाइन पे 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। फिर इधर x में माइनस में हमें 4 तक जरूरत है, x में नहीं, x में हमें -2 तक ही जरूरत है, तो हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, -1 -2 -3 भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। y में 6 तक लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6, ये सब मोटे मोटे लाइन पर यानी 10 छोटे बॉक्स के बाद ही लिखने का काम करना है। अब उसी तरह नीचे में आएंगे तो -1 -2 -3 दे दीजिए, और y में -4 तक है तो -4 तक आ जाइए। अब इसको हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, जैसे 2 1 है तो x में 2 y में 1, तो 2 से जो लाइन ऐसे जा रहा होगा और 1 से ऐसे, ये पॉइंट आपका हो गया 2 1। ये ध्यान रखना है, x वाले को x एक्सिस पर खोजना है, y वाले को y एक्सिस पर। 5 6, x का 5 y का 6 यहाँ है,
ये 5 से जो लाइन आ रहा है वह, और 6 से जो लाइन जा रहा है वह, ये ध्यान रखना है। फिर अगला पॉइंट है -1 4, x का -1 y का 4 यहाँ है। देखिए आप ये तीनों पॉइंट्स खोजने के बाद आप स्केल रख के इस तीनों को मिलाइए। यदि स्केल से ये तीनों मिल जाते हैं बिल्कुल एक सीध में, ये तो हम लोग रफली कर रहे हैं इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन जब आप पूरा एकदम फिगर सही ड्रॉ करेंगे तो कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ये बिल्कुल सीधा जाएगा। अब इसके बाद हम दूसरे वाले का खींचेंगे 2 1, फिर तो 2 1 तो यही है। फिर 6 0, x का 6 y का 0 ये हो गया, x का -2 y का 2, तो x का -2 y का 2 यहाँ आएगा। इसको भी आप स्केल रख के मिलाएंगे, अगर एक सीध में जा रहा है जैसा कि ये दिख रहा है तो आपका सही होगा, नहीं दिखेगा सही, सीधा नहीं दिखेगा तो गलत हो जाएगा। अब इसके बाद हम हल कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोनों ग्राफ का जो लाइन है वो अगर एक दूसरे को एक पर काट रहा है एक बिंदु पर, तो उसी कॉमन जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक हमारा समीकरण का हल हो जाएगा। और यदि नहीं काटता है, समानांतर हो जाता है, तो लिख देंगे इसका हल नहीं होगा। और यदि संपाती हो जाता है, यानी एक ही लाइन पे दोनों ग्राफ जा रहा है, तो उसका अनंत हल होगा। तो यहाँ ये काट रहा है इसलिए इसका निर्देशांक खोजेंगे। x बराबर क्या है 2, और इधर आ जाइए क्या है y बराबर 1, और यही इसका आंसर लिख देंगे। तो इस तरह से आप काम करेंगे। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, आपके यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपके ज्यामिति से। क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसमें यह ध्यान आपको रखना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिखाना है भुजा के वर्ग के अनुपात के। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि समरूप त्रिभुज अगर है तो उसके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब ये समरूप त्रिभुज है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर दिखाना है। तो जितने भी थ्योरम्स हैं ज्यामिति के उसको सिद्ध करने का मेथड आप सीख लीजिए। ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। इसके बाद जब हम सिद्ध करने उतरते हैं तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं दिया हुआ है कि, उसके बाद हम लिखते हैं हमें सिद्ध क्या करना है, उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है तो उसको लिखते हैं, नहीं होती है तो नहीं लिखते, और अंत में हम उसको प्रूफ करने के लिए प्रमाण अपना देते हैं। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेंगे, उसका नामकरण करेंगे। यहाँ हम दो त्रिभुज बनाते हैं। सपोज कीजिए एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, इसका नाम ABC दे देते हैं, ABC। एक दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं जिसका नाम है DEF। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है तो हम पहले लिखेंगे दिया हुआ है कि ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज हैं। ये दोनों समरूप है। सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये दोनों का अनुपात हो गया किसके बराबर? इनके संगत भुजा के वर्ग के बराबर, AB बाई DE का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा BC का संगत कौन है? EF, तो EF का स्क्वायर, और AC का संगत कौन है? DF, तो इसका स्क्वायर। अब इसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो रचना करते हैं, और आवश्यकता नहीं पड़ती है तो रचना नहीं करते। लेकिन यहाँ ज़रूरत है, हमें क्षेत्रफल निकालना है, और हम लोग जानते हैं
कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब या ऊंचाई उसको बोलते हैं। तो हम ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ से एक लंब डालेंगे, इसका नाम दे देते हैं AM और इसका नाम दे देते हैं DN। तो रचना में लिखेंगे AM लंब BC तथा DN लंब EF डाला। ये हमने डाला इसलिए हमें ये लिखना जरूरी है, अपनी भाषा में लिखना। अब यहाँ हम प्रमाण देंगे। तो अब प्रमाण क्या देंगे, देखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, इसलिए AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। ये होता है, इसमें कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो अब देखिए, यदि हम इसका एरिया एगो के स्क्वायर के बराबर दिखा दें तो एगो का स्क्वायर ये दूसरे के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तीसरे के स्क्वायर के बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अब एक झंझट से तो हमें मुक्ति हो गई कि किसी एक जोड़े को एक भुजा के अनुपात को स्क्वायर के बराबर हम इसका क्षेत्रफल दिखा दें। अब आइए, हम अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा। अब इस ऊंचाई के बारे में हम कुछ सोचें कि ये AM और ये जो DN है ये इस त्रिभुज में है, ये इस त्रिभुज में है। इस दोनों त्रिभुज को पहले हम समरूप करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में, ये दोनों में आ जाइए। देखिए तो B कोण जो है E के बराबर होगा। ये पूरा ABC समरूप है DEF के, तो दो समरूप त्रिभुज का कोण तो बराबर होता है। तो ये बड़े त्रिभुज में भी एक कोण है, तो ये B और E बराबर हो गया। कारण में लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। अब ये लंब डाले हैं तो ये 90 डिग्री कोण होगा, ये 90 डिग्री का कोण होगा, ये भी बराबर होगा। कोण AMB बराबर हो जाएगा कोण DNE के, और कारण दे देंगे 90 डिग्री। इसलिए त्रिभुज ABM समरूप हो गया त्रिभुज DEN के। कारण दे दीजिए, दो कोण बराबर, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो अब इसकी भुजा का अनुपात भी बराबर होगा। इसलिए AB बटा ये DE बराबर हो जाएगा किसके, AM बटा किसके, DN के। कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ बराबर हो गया। अब हमारा कुछ काम आसान हो जाएगा। अब AB बटा DE किसके बराबर है, देखिए तो BC बटा EF के भी बराबर है, AC बटा DF के भी बराबर है। तो हम इसको अब लिख सकते हैं BC बटा EF, इसकी जरूरत पड़ेगी, बराबर AM बटा DN। एक से एक का उपयोग किए इसमें, एक से। अब इसका नाम दे दीजिए 2। अब आ जाइए यहाँ। अब अगले स्टेप में आप क्या करने वाले हैं, एरिया का अनुपात निकालने वाले हैं। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या होता है, 1/2 गुने इसका आधार है BC और ऊंचाई है AM, और इसका है 1/2 आधार लेते हैं EF, तो ऊंचाई हो जाएगा क्या, DN। गौर से देखिए, 1/2 से 1/2 कट गया, BC बटा EF और AM बटा DN। अब देखिए AM बटा DN BC बटा EF के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं BC बटा EF गुने AM बटा DN को BC बटा EF। ये BC बटा EF रहने दिए, ये AM बटा DN, यहाँ AM बटा DN अभी सिद्ध किया हम BC बटा EF के, यहाँ लिख सकते हैं 2 से। किससे, 2 से। तो अब ये क्या हो गया, BC बटा EF का होल स्क्वायर हो गया। तो हमें यही चीज सिद्ध करना था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये BC बटा EF के वर्ग के बराबर हो गया। अब देखिए ये BC बटा EF AB बटा DE के भी बराबर है और AC बटा DF के भी बराबर है। तो अगले लाइन में आप लिख देंगे ये चीज कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF
बराबर BC बटा EF स्क्वायर बराबर AB बटा DE स्क्वायर बराबर AC बटा DF स्क्वायर और प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ तीनों आप चाहें तो लिख सकते हैं बराबर AB बटा DE स्क्वायर बराबर AC बटा DF स्क्वायर और इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और प्रत्येक लाइन को बारीकी से समझते हुए इसको उतार लीजिए और हम लेकर के आते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है और ये काफ़ी आसान सा सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करें तो आसानी से बना सकते हैं। फिर भी यदि ये बन रहा है तो आप इसको देखिए। हम लोग पूरे 8 के 8 क्वेश्चन को अभी करने वाले हैं। यहाँ कह रहा है कि इसको इसके बराबर सिद्ध कीजिए। तो ये हमारा हो गया LHS और ये हो गया हमारा RHS। तो ऐसे सवाल में आप क्या करेंगे, LHS या RHS किसी एक को लेकर के आगे बढ़ेंगे और दूसरे को दिखा देंगे। तो जैसे हमने यहाँ ले लिया LHS, तो ये है हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बस कुछ नहीं है, सिर्फ सिंबल जो है ये साइन बीच वाला चिन्ह जो है वह चेंज है। अब यहाँ LCM आप ले लीजिए। तो LCM लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये LCM आपने ले लिया। अब इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होगा, इसका होल स्क्वायर उसका होल स्क्वायर तोड़िए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस है तो प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसको तोड़िए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई नीचे वाले को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों का अपोजिट साइन है तो कट जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अब गौर कीजिए ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये 1 प्लस 1। नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें कॉस में लाना था, इसको भी चेंज कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है। अब ये 1 प्लस 1 2 हो गया और 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और यही चीज़ देखिए वहाँ लाना था, इसलिए यहाँ लिख दिए RHS और अंत में लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरह से आप काम करेंगे। देखिए इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज थोड़ा सा यूज हुआ है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो उसी का इस्तेमाल यहाँ हो गया। साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। बाकी सब कैलकुलेशन आसान है, तो इसको वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है कि 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी है। ये एक बेलनाकार बर्तन है, इसमें कुछ पानी रखा हुआ है। सपोज कीजिए कि आपका पानी का लेवल इतना है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। यहाँ तक पानी सपोज कीजिए कि आपका है। इसका व्यास कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे बेलन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या r मान लीजिए, इसका आधा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फिर क्या कर रहा है, इसमें 60 शंकुआकार ठोस लोहे के कुछ टुकड़े इस प्रकार से डाले गए हैं कि यह पानी में पूरी तरह से डूब जाए। अब देखिए इस पानी में हम कोई ठोस डालेंगे तो ठोस के आयतन के बराबर पानी धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। तो इसमें 1 2 नहीं 60 छोटे छोटे लोहे के शंकु के आकार के डाले गए हैं ठोस। इस शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है। शंकु की ऊंचाई
शंकु की त्रिज्या, इसको अगर हम कैपिटल आर कर देते हैं तो इसको स्मॉल आर मानना आसान हो जाएगा। ये 3 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई, ये h जो है वह 0.04 मीटर है। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि पानी की स्तर में जो वृद्धि हो रहा है उसको आपको निकालना है। यानी कि इसमें जब हम 60 छोटे छोटे शंकु डालेंगे तो प्रत्येक शंकु के डालने पर पानी का लेवल उस शंकु के आयतन के बराबर बढ़ेगा, और बढ़ेगा आयतन पानी का तो वह ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो इस तरह से मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपका पानी यहाँ आ जाता है, तो आपको ये हाइट निकालना है कि कितना पानी बढ़ करके इसमें गया। ये एक सपोज कीजिए है, तो ये एक हम लोगों को निकालना है। तो इसको ध्यान रखिए कि आपका ये जो लेवल बढ़ेगा वह जो पानी का आयतन होगा वह 60 शंकु के आयतन के बराबर होगा। 60 शंकु इसमें हम डाले हैं तो 60 शंकु का जितना आयतन होगा उतना पानी उससे ऊपर जब बढ़ेगा तो उस पानी का जो ये बेलनाकार पोर्शन में जो पानी ऊपर गया उस पानी का आयतन बराबर 60 शंकु का आयतन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 60 शंकु का आयतन निकालेंगे, और 60 शंकु का आयतन निकालने के लिए हमें एक शंकु का आयतन जानना जरूरी होगा। तो लिखेंगे एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 60 शंकु का आयतन, तो ये 60 गुने 1/3 पाई, इसकी त्रिज्या 3 है तो 3 का स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई 4 है तो 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये 3 से ये 3 कटेगा, 4 3 12, 12 छक 72, 720 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। इस 60 छोटे छोटे शंकु के आयतन हो गए, और ये आयतन इस पोर्शन में जो पानी भरा है इस पानी के आयतन के बराबर होगा। इसलिए अब यहां लिखेंगे, मान लिया कि बेलन के पानी के स्तर में वृद्धि बराबर 1 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई आर स्क्वायर एक्स। अब देखिए पाई आर, इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल आर माने हैं, आर स्क्वायर, और इसकी चूंकि आयतन को हमको निकाला, हमको पूरे बेलन के आयतन से अब कोई मतलब नहीं है, तो इसी की ऊंचाई ले लिए एक्स बराबर 60 शंकु का जो आयतन है उस पानी के बराबर हो जाएगा। ये पाई से पाई को हटा दीजिए। इसका आर है 12 गुने 12, एक्स बराबर 720, 12 बरा 144, तो एक्स बराबर 720 बटा 144। ये कटेगा, 14 5 70 5, यानी कि एक्स बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। यानी बेलन के जो पानी है उसका स्तर 5 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ेगा। तो पानी के स्तर में वृद्धि कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और सारे को उतार लीजिए, हम फिर लेकर के आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, और ये हाइट एंड डिस्टेंस से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, सपोज कीजिए कि ये आपका भूमि हो गया, इसका कोई ये एक बिंदु हो गया, मान लीजिए P से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार। तो यहाँ मान लीजिए आपका भवन है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर हो गई, इसका नाम हम दे दिए AB। इस पर एक मीनार खड़ा है, इसका नाम दे दिए AC। अब कह रहा है कि इस बिंदु से यदि हम मीनार के निचले हिस्से को, पाद को देखते हैं तो यहाँ जो कोण बनता है हमारे आँख पर वह 45 डिग्री का है, और फिर इसी बिंदु P से हम मीनार के शीर्ष को देखते हैं तो ये जो कोण बनता है वह 60 डिग्री है। तो हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो लिखेंगे इस सारी बातों को। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको करना क्या है कि जो भी फिगर आपने ड्रॉ किया उसी फिगर के हिसाब से आपको काम करना है। तो सबसे पहले हम फिगर में जो जो चीज़ दिए हैं उस सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। ये काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखेंगे कि मान लिया कि
AB भवन तथा AC मीनार है। ये संचार टावर है। क्या है ये? मीनार है, मीनार है, ठीक है। भूमि पर P एक बिंदु है, एक बिंदु इस प्रकार से है कि कोण APB 45 डिग्री, कोण CPB बराबर 60 डिग्री, AB बराबर 20 मीटर। हमें क्या निकालना है? AC निकालना है। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC से हम पहले BP निकाल लेंगे और इस BP का इस्तेमाल करेंगे हम बड़े त्रिभुज में, हमारा निकल जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज ABP में, चूंकि कोण B जो है आपका क्या है 90 डिग्री है, इसलिए ये हमारा आधार, अगर ये हाइट ये P लेते हैं, इसको P और इसको B, तो दोनों में अनुपात जो है वह tan के बराबर होता है। तो tan 45 डिग्री बराबर AB बटा PB, चाहे BP कुछ भी लिख सकते हैं। एक बराबर ये 20 है और ये PB है, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, tan 45 का मान 1 होता है, तो ये PB बराबर हो जाएगा 20 मीटर। PB हमारा कितना हो गया? 20 मीटर। अब आ जाइए त्रिभुज CPB में। त्रिभुज CPB में यहाँ भी कोण B जो है वह कितना है? 90 डिग्री है। तो tan, अब कोण ये पूरा लेंगे 60 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा BC बटा PB। अब tan 60 का वैल्यू याद होगा आपको, √3 होता है, और BC नहीं मालूम है तो रहने दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। PB अभी आप निकाले हैं 20, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो BC बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। अब क्या करेंगे, हमें AC निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि AC बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए ये AC बराबर BC माइनस AB, BC माइनस AB, BC माइनस AB कितना हो जाएगा? BC है 20√3 और AB है 20, 20 कॉमन ले लीजिए, 20√3 माइनस 1 मीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी ये जो AC हुआ वह मीनार की ऊंचाई हो गई, और इस तरह से मीनार की ऊंचाई आ गया 20√3 माइनस 1 मीटर। तो वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट नोट कीजिए, हम लेके आते हैं बचे हुए क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन अगला आपका है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। ये द्विघात समीकरण से सवाल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछे हुआ है। यहाँ दो संख्या है और दोनों के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। तो ऐसे सवाल में आप मान लीजिए एक संख्या x और दूसरी संख्या y, फिर उसके बाद हम लोग एक चर में समीकरण तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 36। मान लिया कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या, ये नहीं मानेंगे, मान लिया कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। छोटी संख्या हमारा क्या हो गया? y। प्रश्न में 2 कंडीशन दिया हुआ है, तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है और अंतर दोनों के वर्ग का कितना है? 45 है। एक कंडीशन ये दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है तथा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हम y को माने हैं, ये बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो 4x। देखिए सवाल में 2 चीज दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, तो छोटी संख्या को ही ना घटाएंगे तब ना पॉजिटिव आएगा, 45 आएगा। तो x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है, दोनों के वर्ग का अंतर 45। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। अब 1 और 2 से क्या मिलेगा आपको? एक है x² माइनस y² बराबर 45। तो x² 2 से y² का वैल्यू ले लीजिए, -4x बराबर 45।
अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब ये द्विघात समीकरण हो गया, इसका गुणनखंड करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे बीच वाले टर्म को, 45 9 पचे 45 तो माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। तो इस तरह से ही दोनों में से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 9, यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 9 बराबर 0। अब दोनों में से x माइनस 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, और इस तरह से x माइनस 9 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। तो इस तरह से x का वैल्यू आया 9 या x का वैल्यू आया, ये प्लस है तो ये आ जाएगा माइनस 5। अब गौर कीजिए, यहाँ 9 और 4 5 मिलेगा तो माइनस 4, ठीक है, 9 पचे 45 कोई दिक्कत नहीं है। x के दो वैल्यू आया, एक 9 और एक माइनस 5। तो अब देखिए अगर माइनस 5 को यहाँ हम रखते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा माइनस 20। ऐसा पॉसिबल है कि किसी संख्या का वर्ग जो है वो माइनस में आ जाए, ये संभव नहीं है। तो इसको यहीं छोड़ देंगे, असंभव कर देंगे इसको, असंभव। तो 5 हमारा जो है इस लायक नहीं है कि इसको लेके आगे बढ़ा जाए। तो x का वैल्यू क्या आया 9 आया। अब इससे y का वैल्यू हम निकालेंगे तो लिखेंगे 2 से वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने 9, ये हो जाएगा 36। तो इससे हमारा y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6, यानी x का वैल्यू 9, y का वैल्यू प्लस माइनस 6, और यही आंसर आपका हो जाएगा। तो x बराबर 9 और y बराबर प्लस माइनस 6 आंसर। अब इसको चेक कीजिए, x का वैल्यू अगर यहाँ 9 रखते हैं तो 9 9 81, और y का वैल्यू प्लस या माइनस कोई भी 6 यहाँ रखते हैं तो 6 6 36, 81 माइनस 36 45। यहाँ अगर y का वैल्यू हम प्लस 6 रखते हैं तो भी 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 6 6 36 और 4 गुने 9 36। y का वैल्यू अगर यहाँ माइनस 6 भी रखते हैं तो माइनस 6 का स्क्वायर 36 होगा और 9 चौका 36। तो इस तरह से x का वैल्यू आया 9 और x का वैल्यू आया 9 और y का वैल्यू आया 6 या माइनस 6। अगला प्रश्न है 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। इस रेखाखंड पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में बांटता है। ये काफी सरल और आसान सवाल है। एक रेखाखंड आप स्केल लेकर के ऐसे खींच दीजिए, यहाँ पॉइंट का नाम दे दीजिए रेखाखंड का AB। इसकी लंबाई होनी चाहिए, जितना दिया गया रहेगा प्रश्न में उतना ही, लंबाई को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये हो गया 7.6। अब क्या करेंगे, इसको दो तरह से आप कर सकते हैं। एक यहाँ पर ऐसे कोण बना दीजिए, न्यून कोण। ये जितना कोण आपने बनाया सपोज कीजिए x है, उतना ही कोण इधर बना दीजिए, सपोज कीजिए ये y है। इसमें समानता यह है कि ये कोण जितना उतना ही कोण यहाँ होनी चाहिए। अब 5 इधर लेना है, 8 उधर से लेना है। तो इस पर 5 को चाप काटिए छोटा छोटा, 1 बराबर बराबर 2 3 4 5। इस पर 8 को काटिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नाम भी दे सकते हैं आप A1 A2 A3 A4 A5। इसका नाम दे सकते हैं B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। अब 5:8 के अनुपात में काटना है तो स्केल रख करके इसको मिला दीजिए। ये जहाँ काटेगा वहीं आपका पॉइंट A हो जाएगा। ये तो है, ये है AB हम लिए हैं, ये AB नहीं लीजिए, ये PQ ले लीजिए आप, चूंकि ये अंदर में देना है। तो ऐसी स्थिति में अब आपका AP अनुपात AQ जो हो जाएगा वो 5:8 आ जाएगा। तो एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड है कि आप जो लाइनिंग खींचे हैं उसको खींच दीजिए। PQ यहाँ 5 जितना लेना है 7.6 सेंटीमीटर। एक यहाँ न्यून कोण बनाते हुए लाइन खींच दीजिए। अब आपको कितना भाग में बंटना है, 8 5 के, तो 8 5 13 होता है। तो इस पर 13 को पॉइंट लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
ध्यान ये रखना है कि ये सभी बराबर बराबर दूरी पर काटना है और 13 से ले आकर के Q को मिला दीजिए। मिला दिए। अब अगले स्टेप में क्या करना है, आपको 1 2 3 4 5 गिन लिए, इसके समानांतर एक ले आकर के यहाँ से मिला दीजिए, यही पॉइंट आपका हो जाएगा A। तो अब समानांतर आप खींचेंगे कैसे, बहुत आसान है, कई मेथड है समानांतर खींचने का। एक मेथड है, ये एंगल नाप लीजिए, जितना है उतना एंगल यहाँ से बना दीजिए, हो जाएगा समानांतर। संगत कोण बराबर हो गया रेखा समानांतर। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है कि जब हम इस तरह के सवाल को करेंगे, ये रचना संबंधित है और रचना के सवाल अगर लंबे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 नंबर में, तो इसके रचना के चरण को भी लिखना अनिवार्य है। तो फिर आप रचना के चरण लिखेंगे कैसे, तो लिख देंगे। इसके बाद ये काम पेंसिल से करेंगे, ये भी ध्यान रखना है, और नीचे पेन से आप काम करेंगे, उसमें लिखेंगे रचना के चरण में 1 नंबर दे करके, जैसे PQ एक 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, उसके बाद यहाँ पे जो न्यून कोण बनाए उसको लिखेंगे, फिर जैसे जैसे पॉइंट्स आपने दिया उसको लिखेंगे, और अंत में जैसे मिलाया, मतलब जितना काम आपने किया उसको 5-6 स्टेप में लिख देना है, वहीं रचना का चरण हो गया। तो वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। तो बच्चों, इस मॉडल सेट का अंतिम क्वेश्चन जो है वह फिर आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से ही संबंधित है और उसका एप्लीकेशंस है। देखिए, यहाँ 2 लोग हैं, एक का नाम है अकबर और दूसरे का नाम है रोहन। दोनों के आमदनी का अनुपात दिया हुआ है और दोनों के खर्चों का अनुपात भी दिया हुआ है और दोनों की बचत भी दी गई है। तो ऐसी स्थिति में हमें उनकी मासिक आय यानी आमदनी ज्ञात करना है। सवाल में दिया है अकबर और रोहन की मासिक आय का अनुपात 9:7 है। एक है अकबर और एक है रोहन। तो हम मान लिया कि अकबर का मासिक आय बराबर है 9:7 है, तो 9x, तथा रोहन का मासिक आय बराबर 7x। ये 2 लोग हैं, एक अकबर है और एक रोहन है। दोनों के मासिक आय का अनुपात 9:7 है। तो हमने क्या किया, एक का 9x मान लिया, दूसरे का 7x मान लिया। अब उनका व्यय भी दिया हुआ है, व्यय का अनुपात तथा अकबर का मासिक खर्च, ये इसका भी अनुपात दिया हुआ है। ये अनुपात है 4:3, तो ये मान लिए हम 4y, और रोहन का मासिक खर्च 3y है। प्रश्न में दिया है कि दोनों की बचत 5,000 रुपया हो रही है। तो आमदनी में से खर्च को घटाएंगे, बचत निकल जाएगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये अकबर का है 9x - 4y बराबर 5,000, इसकी बचत है, इसका नाम दे दीजिए 1। ये 7x कमाता है, 3x उड़ाता है, माने खर्च करता है, ये भी 5,000 बचाता है, इसकी आमदनी 5,000। अब क्या करना है हमें, इस दोनों समीकरण को हल करके ये पता करना है x और y का मान, और x और y का मान जो आएगा उससे हम x वाले मान को निकाल करके इसमें हम गुना कर देंगे। केवल आय निकालना है, व्यय तो निकालना नहीं है। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 4 से गुना कर 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाने पर, इसको करेंगे 3 से गुना तो 9 तिरका 27x - 12y 15,000। इसको 4 से करेंगे तो 28x - 12y 20,000। घटाएंगे माइनस प्लस माइनस, ये 12y से 12y की -x बराबर -5,000, यानी x बराबर आ गया आपका, माइनस कैंसिल हो गया 5,000। हमें
केवल उसकी आय पूछ रहा है तो y निकालने की जरूरत नहीं है। अगर व्यय पूछता तो हम x के मान को समीकरण 1 में या 2 में रख करके y भी निकाल लेते और 4 से गुना करते अकबर का व्यय और 3 से गुना करते तो रोहन का व्यय निकल जाता। तो अब हमें केवल आय निकालना, इसलिए अकबर का आय बराबर 9 गुने x यानी 5,000 रुपया बराबर 45,000 रुपया। रोहन का आय बराबर 7 गुने 5,000 बराबर 35,000 रुपया और इसी तरह से ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में पूरे लॉन्ग क्वेश्चन जो 8 के 8 दिए गए थे, 8 का हल हम लोगों ने किया, लेकिन आप परीक्षा में केवल 4 का हल करेंगे और वैसे ही प्रश्नों का हल करेंगे जो प्रश्न आपको बिल्कुल सही सही आता है। और चलते चलते एक बार फिर आप यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सबके परीक्षा की तैयारी होती रहे। और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ओके बाय।